हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्पीकिंग ट्री। ये जो हमारा बैंकिंग अवेयरनेस कोर्स चल रहा है, यहाँ पे हम हमारा सिलेबस को देख लेते हैं। जो जो टॉपिक हम कवर कर चुके हैं वो सब है, जैसे हिस्ट्री, बैंकिंग ऑफ हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग की हिस्ट्री इंडिया में, टाइप्स ऑफ बैंकिंग इन इंडिया, आरबीआई एंड इट्स फंक्शंस, मॉनेटरी पॉलिसी, ये सब टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो आज जो हमारा टॉपिक रहेगा डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट इन इंडियन बैंकिंग। ठीक है, ये वाला टॉपिक आज हम कंप्लीट करेंगे। ये टॉपिक पूरा इंडिया में बैंकिंग का, हिस्ट्री का, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स का, बैंकिंग में सब कुछ ओवरव्यू रख देगा आपके सामने। ठीक है, हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, सब कुछ ईयर वाइज क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में डाटा दिया गया है, आपको बस याद करना है और वीडियो को लास्ट तक देखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो टॉपिक आज का है जो डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट इन इंडियन बैंकिंग। ठीक है, चलिए तो अर्ली बैंकिंग फेज पहले पढ़ेंगे, इंडिया का जो हिस्ट्री है बैंकिंग में। ठीक है, हम आपको ये मैंने पहले वाले इंट्रोडक्शन वाले क्लास में बताया था कि इंडिया का जो फर्स्ट बैंक था 1770 में स्टार्ट हुआ था। क्या था? बैंक ऑफ हिंदुस्तान। क्या था? बैंक ऑफ हिंदुस्तान। तो चलिए 1786 में एस्टेब्लिशमेंट हुआ फर्स्ट बैंक इन इंडिया। फर्स्ट बैंक इन इंडिया जनरल बैंक ऑफ इंडिया, उसका नाम क्या था? जनरल बैंक ऑफ इंडिया। उस 1770 वाले को क्यों इग्नोर करा जा रहा है? 1770 वाले बैंक ऑफ हिंदुस्तान को इसलिए इग्नोर करा जा रहा है क्योंकि वो बहुत जल्दी ही बंद हो गया था। ठीक है, उसका कुछ खास एस्टेब्लिशमेंट इंडिया में नहीं हुआ, बहुत जल्दी ही बंद हो गया। तो 1786 में फर्स्ट बैंक इन इंडिया एस्टेब्लिश हुआ जिसका नाम था जनरल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, और इसका ऑपरेशन बंद कब हो गया? 1791 में बंद हो गया। ठीक है, फर्स्ट है, आपको याद रखना होगा 1786 में इंडिया का फर्स्ट बैंक जो एस्टेब्लिश हुआ था वो था जनरल बैंक ऑफ इंडिया, जो कि 1806 में एस्टेब्लिश हुआ, 91 में बंद हो गया। ठीक, 5 साल के अंदर ये बंद हो गया। ठीक है, इतना आपको आ गया। 1806 में क्या हुआ? इन्फॉर्मेशन ऑफ बैंक ऑफ कलकत्ता इन कोलकाता, लेटर नेम्ड एज बैंक ऑफ बंगाल। ठीक है, जो ब्रिटिशर उस टाइम थे उनके द्वारा बैंक ऑफ कलकत्ता एस्टेब्लिश करा गया। कहाँ पे एस्टेब्लिश हुआ था? कोलकाता में। ठीक है, लेटर नेम्ड एज बैंक ऑफ बंगाल। अगर आपको पूछा जाए कि बैंक ऑफ कलकत्ता का नाम कब चेंज करा गया, वो 1809 में चेंज करा गया था। ठीक है, एस्टेब्लिशमेंट हुआ बैंक ऑफ कलकत्ता का 1806 में, और जो नाम चेंज हुआ उसका 1809 में, उसका 1809 मसीहा में उसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया? बैंक ऑफ बंगाल कर दिया गया। ठीक है, 1840 में एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बैंक ऑफ बॉम्बे। बैंक ऑफ बॉम्बे कब एस्टेब्लिश हुआ? 1840 में। ठीक है, 1843 में एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बैंक ऑफ मद्रास। बैंक ऑफ मद्रास कब एस्टेब्लिश हुआ? 1843 में। दिस थ्री बैंक्स कलेक्टिवली नोन एज प्रेसिडेंसी बैंक्स। इन प्रेसिडेंसी बैंक किन बैंक को ऐड करके कहा जाता है? बैंक ऑफ कलकत्ता, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास, इन तीनों को ऐड करके प्रेसिडेंसी बैंक कहा जाता था। ठीक है, इतना आ गया आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1865 में फॉर्मेशन ऑफ इलाहाबाद बैंक। इलाहाबाद बैंक का जो फॉर्मेशन हुआ था कब हुआ था? 1865 में। 1860 में क्या हुआ था? इमरजेंसी ऑफ कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज। कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी का जन्म हुआ कब? 1860 में। एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1861। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा आपके लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1894 में पंजाब नेशनल बैंक का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। किसका हुआ था? पंजाब नेशनल बैंक का हुआ था। इंडिया फर्स्ट स्वदेशी बैंक। अगर आपको पूछा जाए कि इंडिया का फर्स्ट स्वदेशी बैंक कौन सा था, उसका नाम होगा पंजाब नेशनल बैंक। और ये कहाँ पे एस्टेब्लिश करा गया था? लाहौर में। कहाँ पे? लाहौर में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 2 पॉइंट और देखते हैं। 1921 में क्या हुआ था? 2 प्रेसिडेंसी बैंक से, अभी मैं आपको बताया था कि प्रेसिडेंसी बैंक 3 बैंक को ऐड करके बनाया गया था, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ कलकत्ता। ये जो प्रेसिडेंसी बैंक्स थे वो आर मर्ज्ड, इनको मर्ज कर दिया गया। कब? 1921 में। फ्रॉम द टू फॉर्म द इम्पेरियल बैंक ऑफ इंडिया। इसको जब मर्ज कर दिया गया उसके बाद इसको क्या कहा गया? इम्पेरियल बैंक ऑफ इंडिया। इतना याद हो जाएगा आपको। प्रेसिडेंसी बैंक तीनों को मर्ज कर दिया गया और उनको बोला गया कि ये तीनों इम्पेरियल बैंक ऑफ इंडिया बन गए। ठीक है, तीनों को ऐड कर मर्ज करके, व्हिच लैटर बिकेम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो कि बाद में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बना। ये जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, कब एस्टेब्लिश हुआ? 1955 में। ठीक है, ये जो इम्पेरियल बैंक ऑफ इंडिया, इसको 1955 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कहा गया। इतना हो गया आपको याद।
चलिए आगे और बढ़ते हैं। 1935 में एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एज द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री। कब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश हुआ? 1935 में। और इसका एक्ट क्या था? मैं पहले ही आपको बोल चुका हूँ इसके बारे में। इसका जो एक्ट था 1934, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक पॉइंट यहाँ पे आपको मैं बता देना चाहूँगा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जब नेशनलाइज हुआ था, क्या आपको याद है वो कौन सी ईयर में नेशनलाइज हुआ था? आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो नेशनलाइज हुआ था कौन सी ईयर में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पोस्ट इंडिपेंडेंस फेज 1947 के बाद इंडिया में बैंकिंग सेक्टर का हालत क्या था उसके बारे में अभी हम जानेंगे। ठीक है, आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडियन बैंकिंग एम्ड टू सपोर्ट नेशनल डेवलपमेंट। ठीक है, क्या हुआ? टू सपोर्ट नेशनल डेवलपमेंट, देश की डेवलपमेंट के लिए काम आया है। 1949 में क्या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज नेशनल, ये तो बता दिया अभी, मैं भी क्वेश्चन पूछा था लेकिन यहीं पर लिखा भी हुआ है कि नेशनलाइज हो गया था 1949 में। कौन? आरबीआई, अंडर द आरबीआई एक्ट 1934। एनेक्टमेंट ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये पूछा जा सकता है कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट कब आया था, उसका आंसर होगा 1949 में। ठीक है, टू रेगुलेट बैंकिंग एक्टिविटीज़। 1955 में क्या हुआ? नेशनलाइजेशन ऑफ द इंपीरियल बैंक। अभी हम पढ़े थे ना, जो प्रेसिडेंसी बैंक बाद में इंपीरियल बैंक बना था, उसके बाद वो फिर क्या हुआ? प्रेसिडेंसी बैंक बना था 3 बैंकों मिलके, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ कोलकाता, बैंक ऑफ मद्रास, इन तीनों को मिलके प्रेसिडेंसी बैंक बना था। फिर प्रेसिडेंसी बैंक को इंपीरियल बैंक बोला गया। इंपीरियल बैंक बाद में 1955 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हुआ। ठीक है, यही लिखा गया है यहाँ पे, समझ में आ गया आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। 1959 में एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एसबीआई सब्सिडियरी स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद। याद रखिएगा, एसबीआई के बहुत सारे सब्सिडियरी थे, बाद में वो सब सेपरेट हुए, लेकिन स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद 1959 में एस्टेब्लिश हुआ। और 1964 में आईडीबीआई बैंक का डेवलपमेंट हुआ। आईडीबीआई बैंक का एस्टेब्लिशमेंट हुआ कब? 1964 में। इसका एक्ट भी 1964 में ही आया था। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स 1969 टू 1969। आप कोई भी बैंकिंग इंटरव्यू में जाएंगे, बैंकिंग कोई भी बैंक, जैसे प्राइवेट हो, गवर्नमेंट हो, ठीक है, जैसे एचडीएफसी का भी आजकल पीओ का वैकेंसी निकलता है, या फिर आप आईबीपीएस पीओ देने जाएंगे, एसबीआई पीओ देने जाएंगे। ठीक है, इस सब में आरआरबी पीओ इंटरव्यू में बैठेंगे आपको एक क्वेश्चन बहुत कॉमन बार पूछा जाएगा कि नेशनलाइजेशन क्या होता है, क्यों करा गया था नेशनलाइजेशन, और कब कब नेशनलाइजेशन हुआ था। बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो ए सिग्निफिकेंट शिफ्ट इन इंडियन बैंकिंग ऑकर्ड ड्यूरिंग दिस फेज टू इंक्रीज द गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर द बैंक्स। टू इंक्रीज गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर द बैंक्स, नेशनलाइजेशन का जो मेन ऑब्जेक्टिव था, इंक्रीज द गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर बैंक्स। और एक चीज़ कि जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है उसको बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ाना है, ये इंपॉर्टेंट था देश के लिए। ठीक है, तो गवर्नमेंट अपना जो बैंकिंग सिस्टम है उसमें अपना कंट्रोल लाना चाहता था। 1969 में क्या हुआ? नेशनलाइजेशन ऑफ 14 मेजर प्राइवेट बैंक्स। 1969 में 14 मेजर प्राइवेट बैंक्स को नेशनलाइज करा दिया गया। ठीक है, टू एंश्योर क्रेडिट एक्सेस। उसमें क्या होता? क्रेडिट एक्सेस इंश्योर करने के लिए फॉर प्रायोरिटी सेक्टर। कौन सी सेक्टर के लिए? प्राइवेट सेक्टर, जैसे कि एग्रीकल्चर, स्मॉल इंडस्ट्री। ठीक है, उस टाइम बहुत देश, हमारा देश जो था बहुत गरीब था ना, पुअर था, तो ये इम्पोर्टेंट बहुत था कि जो प्रायोरिटी सेक्टर है, गरीब है, उसके पास वो बेसिक जो क्रेडिट सिस्टम है वो पहुंचना जरूरी है। तो प्राइवेट बैंक सिर्फ अपने प्रॉफिट देखेंगे ना, वो देश के बारे में सोचते नहीं थे ज़्यादा। ठीक है, तभी गवर्नमेंट ने कुछ प्राइवेट बैंक को क्या करा? नेशनलाइज करा, ताकि अपने अंडर वो सब रहे, और गवर्नमेंट जो अगर चाहता है कि कोई प्रायोरिटी सेक्टर को लैंडिंग करे तो वो करेंगे। ठीक है, 1975 में क्या हुआ? एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रीजनल रूरल बैंक्स। ग्रामीण क्षेत्रों को बैंक से जोड़ने के लिए आरआरबी एस्टेब्लिश करा गया। कब? 1975 में। ठीक है, द नरसिम्हन वर्किंग ग्रुप। ठीक है, अगर पूछा जाए आरआरबी यानी कि रीजनल रूरल बैंक जो एस्टेब्लिश हुआ, कौन से कमेटी के अंडर हुआ था, तो उसका होगा नरसिम्हन कमेटी रिकमेंडेशन पर आरआरबी एस्टेब्लिश करे गए थे। ठीक है, क्रिएटिंग
ए न्यू टाइप ऑफ बैंकिंग इंस्टीट्यूशन टू कैटर टू द क्रेडिट नीड्स ऑफ रूरल एरियाज। गाँव ग्रामीण एरिया में बैंकिंग को क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए, बैंकिंग की क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए ये आरआरबी को एस्टेब्लिश करा गया था, स्पेशली स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स के लिए, आर्टिस्ट के लिए, आर्टिसंस के लिए और एग्रीकल्चर लेबर के लिए। ठीक है। आरआरबी टू बी ओन्ड बाय सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट 50%, द स्टेट गवर्नमेंट 15% और द स्पोर्ट्स बैंक 35%। ठीक है। तो आरआरबी जो एस्टेब्लिश हुआ होता है ना, एक आरआरबी बैंक, ग्रामीण बैंक अगर एस्टेब्लिशमेंट हो रहा है, उसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट का शेयर रहता है वो रहता है 50%, और जो स्टेट गवर्नमेंट रहता है उसका रहता है शेयर 15%, और जो स्पॉन्सर बैंक होता है उसका 35% रहता है। जैसे मैं अब उड़ीसा की बात करूं, ठीक है, जैसे उड़ीसा में है उत्कल ग्रामीण बैंक। क्या है? उत्कल ग्रामीण बैंक। इसमें एसबीआई का जो शेयर है वो है 35%, स्टेट गवर्नमेंट का जो शेयर है उसका 15% और जो सेंट्रल गवर्नमेंट का शेयर है वो है 50%। इतना हो जाएगा आपको। आप समझ पा रहे हैं अभी? जो ग्रामीण एक कोई भी ग्रामीण बैंक हो उसमें किसका कितना परसेंट शेयर रहता है। ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। 1980 में अनदर राउंड ऑफ नेशनलाइजेशन ब्रिंगिंग 6 मोर बैंक्स। आपको याद हो जाएगा नेशनलाइजेशन इंडिपेंडेंस से बाद 2 बार हुआ था। ठीक है। जो इम्पोर्टेंट था 1969 में, कब? 1969 में 1969 में 14 मेजर प्राइवेट बैंक्स को नेशनलाइज करा गया। फिर 1980 में उसके 11 साल बाद 6 और बैंक को नेशनलाइज करा गया। ठीक है। आपको नेशनलाइजेशन के बारे में अभी पूरा जानकारी है। ठीक है। चलिए आगे जानते हैं। लिबरलाइजेशन एंड रिफॉर्म्स फेज 1991 टू 2000। ये वाला फेज के टाइम पर में वैसे भी लिबरलाइजेशन के ऊपर में पूरा एक वीडियो हमारा है पहले से, तो वो आप वीडियो देखेंगे तो भी जान पाएंगे कि लिबरलाइजेशन कैसे हेल्प किया हमारे इंडियन इकोनॉमी को। ठीक है। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स अपॉन्ड ऑफ द बैंकिंग सेक्टर टू प्राइवेट प्लेयर्स एंड फॉरेन प्लेयर्स। ठीक है। प्राइवेट प्लेयर्स के लिए और फॉरेन प्लेयर्स इन्वेस्टमेंट के लिए इकोनॉमिक रिफॉर्म्स बैंकिंग सेक्टर में ओपन कर दिया गया। जैसे कि बहुत सारा जो गवर्नमेंट का रेस्ट्रिक्शन था इन्वेस्टमेंट के ऊपर वो सब छूट गया। ठीक है। तो प्राइवेट फार्म्स या फिर फॉरेन इन्वेस्टमेंट अपने जो बिजनेस है इंडिया में एक्सपांड कर पाए। ठीक है। जो पहले जो बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन लगते थे कंपनीज के ऊपर वो कम हो गया। ठीक है। वो रेस्ट्रिक्शन क्या हो गया? कम हो गया। 1991 में रिकमेंडेशन ऑफ द नरसिम्हन कमेटी। ठीक है। ये भी कमेटी कौन सी है? नरसिम्हन कमेटी लेड टू रिफॉर्म एम्फेसिस रिड्यूस गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। बिजनेस करने के लिए जो बिजनेसमैन को गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस से परेशान होते थे ना, तो उससे कम हो गए। ठीक है। जो रेस्ट्रिक्शंस था पहले वो रिड्यूस हो गया 1991 लिबरलाइजेशन में। और एक चीज़ हुआ इंट्रोडक्शन ऑफ प्राइवेट एंड फॉरेन बैंक्स। और देश के अंदर प्राइवेट और फॉरेन बैंक्स का इंट्रोडक्शन हुआ। पहले नहीं था कि प्राइवेट एंटिटीज़ को, पहले प्राइवेट बैंक थे ना उनको गवर्नमेंट ने नेशनलाइज कर दिया गया, तो उसके बाद प्राइवेट बैंक से उतने नहीं थे, तो प्राइवेट बैंक और फॉरेन बैंक को देश के अंदर अलाउ करेगा कि आप अपने बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट कर सकते हो। ठीक है। फिर 1994 में क्या हुआ? एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू प्राइवेट बैंक जो चाहे HDFC, ICICI, एक्सिस। ये सब 1994-1993 में ये सब एस्टेब्लिशमेंट हुआ है, HDFC, ICICI, एक्सिस। ठीक है। याद रखिए कोई भी प्राइवेट बैंक है ना, जो ये सब उसी 1993-1994 के बाद आए हैं। ठीक है। 1995 में क्या हुआ? इंट्रोडक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी इन बैंकिंग, एग्जाम्पल ATMs। तो टेक्नोलॉजी बैंकिंग में इंट्रोड्यूस हुआ 1995 में। द फर्स्ट ATM इन इंडिया वाज सेट अप इन 1987 बाय HSBC इन मुंबई। ये एक पहला ATM था। ठीक है। उस टाइम उतना टेक्नोलॉजी वाला चीज़ें बैंकिंग में आया नहीं था। तो 1987 आपको पूछा जाए कि इंडिया में पहला ATM कहाँ एस्टेब्लिश हुआ था, वो रहेगा मुंबई। और कौन सी बैंक ने करा था? HSBC। ठीक है। HSBC हिंदुस्तान एंड शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन, इसके द्वारा पहला ATM एस्टेब्लिश करा गया था 1987 में। कहाँ? मुंबई में। इतना याद हो गया आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। टेक्नोलॉजिकल एंड डिजिटल बैंकिंग एरा 2000 टू प्रेजेंट। 2001 में इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कोर बैंकिंग सिस्टम सोल्यूशन। 2001 में क्या हुआ?
इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कोर बैंक, यहाँ पे हम समझेंगे कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स कैसे बैंकिंग में इम्प्लीमेंट हुआ और कौन से साल में कौन से टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स बैंकिंग सिस्टम में आए थे, ये सब हम जानेंगे। ठीक है, 2001 में क्या हुआ, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ए कोर बैंकिंग सिस्टम। कोर बैंकिंग सिस्टम इम्प्लीमेंट हुआ था 2001 में। ठीक है, जैसे कोर बैंकिंग सिस्टम की सोल्यूशन क्या होता है, जैसे अभी ना हम अगर मेरा जो बैंक अकाउंट है वो पंजाब नेशनल बैंक में है और मैं अपनी जो नेटिव डिस्ट्रिक्ट है वहीं पे अपना अकाउंट मैनेज करता हूँ और मैं देश के किसी भी पंजाब नेशनल बैंक में जाऊँगा, कहीं भी ब्रांच में जाऊँगा और मैं अपना डॉक्यूमेंट दिखाऊँगा कि मेरा बैंकिंग का जो बैंक में मेरा बैंक का नंबर यही है और मेरा बैंक की पंजाब नेशनल बैंक का डिटेल कुछ दूंगा उनको, तो मैं अपना बैंकिंग एक्टिविटी वहीं से भी कर सकता हूँ। लेकिन पहले के टाइम जब टेक्नोलॉजी नहीं था, ये सब सिस्टम नहीं था, अगर मेरा जो बैंक अकाउंट है मेरी डिस्ट्रिक्ट में है किसी ब्रांच में और मैं बाहर की किसी ब्रांच में जाऊँगा, उनको बोलूँगा कि मेरा बैंकिंग एक्टिविटी कुछ करना है, वो लोग मुझे हेल्प नहीं कर पाते क्योंकि उतना टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स नहीं था उस टाइम। ठीक है, जब 2001 में कोर बैंकिंग सोल्यूशन आया, इसके बाद ये सब इजी हो गया। ठीक है, आप कहीं से भी अपना बैंक अकाउंट मैनेज कर सकते हो। ठीक है, इसी से ये स्टार्ट हुआ। 2005 में क्या हुआ, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट RTGS और NEFT का इंट्रोडक्शन हुआ। ठीक है, इनके बारे में आपको पता नहीं होगा तो मैं इनका थोड़ा सा बता देता हूँ। इंट्रोडक्शन ऑफ RTGS और NEFT क्या करते हैं, जो इनका स्पेसिफाइड कुछ लिमिट होता है किसी को फंड ट्रांसफ़र करने के लिए। ठीक है, जैसे NEFT और RTGS में जो मैक्सिमम लिमिट होता है ना, वो कुछ नहीं होता, बैंक्स कुछ टाइम वो वेरी भी करता है। ठीक है, जो मैक्सिमम लिमिट होता है नो लिमिट होता है बेसिकली, लेकिन बैंक टू बैंक कुछ वेरी करता है। ठीक है, और जो मिनिमम लिमिट है NEFT में 1 रुपीज़ है मिनिमम लिमिट, और RTGS में जो मिनिमम है उसका है 2 लाख। मिनिमम 2 लाख आपको सेंड करने होंगे RTGS में, याद रखिएगा। NEFT में मिनिमम 1 रुपीज़ होता है, मैक्सिमम नो लिमिट, और जो RTGS में उसमें मिनिमम 2 लाख, मैक्सिमम नो लिमिट। ठीक है, ये रहता है। 2008 में द नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया वाज एस्टेब्लिश। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कोई भी बैंकिंग एग्जाम में पूछ सकते हैं इसके बारे में कि जो NPCI है वो उसे कब उसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था। तो उसका एस्टेब्लिशमेंट जो हुआ था दिसंबर 2008 में हुआ था। ठीक है, और इसको एस्टेब्लिशमेंट कौन किया था, इसको लॉन्च कौन किया था, दो ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च किए थे, एक था RBI, दूसरा था इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन। ये दोनों मिलके NPCI को लॉन्च करे थे। ये दोनों मिलकर किसको लॉन्च किए थे, NPCI को। फिर 2010 में क्या, इमरजेंसी ऑफ पेमेंट बैंक एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन इनिशिएटिव्स। पेमेंट बैंक इंडिया में कब आए थे, 2010 में। कब, 2010 में। फिर 2016 में क्या, लॉन्च ऑफ UPI। NPCI ने लॉन्च करा था UPI को। ठीक है, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, NPCI का हर एक प्रोडक्ट को जानेंगे। अगर पहले से IMPS था तो फिर UPI को क्यों लॉन्च करा गया, इन सब चीज़ों के बारे में हम डिटेल में जब पढ़ेंगे, जब NPCI के सेपरेट कोर्स होगा ना, सेपरेट क्लास होगा, उसी में हम पढ़ लेंगे उसको। ठीक है, फिर आएगा डिमोनेटाइजेशन लेड टू सर्च इन डिजिटल पेमेंट्स। डिजिटल पेमेंट का सर्च कब हुआ, जब डिमोनेटाइजेशन हुआ। 2018 में लॉन्च ऑफ इनिशिएटिव लाइक आधार एनेबल पेमेंट सिस्टम। इसके बारे में भी एक सेपरेट छोटा सा क्लास रहेगा जिसमें हम इसको कवर कर देंगे। ठीक है, आधार एनेबल पेमेंट सिस्टम क्या होता है। फिर 2021-25 के बीच एक्सपेंशन ऑफ डिजिटल बैंकिंग, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू बैंक्स। याद रखिएगा, डिजिटल बैंकिंग का हमको एक्सपांड हुआ हमारे देश में, और इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू बैंक्स। न्यू बैंक्स क्या होते हैं, जिनके कोई फिजिकल ब्रांच नहीं होते। ठीक है, ये होते हैं न्यू बैंक, इनके कोई भी फिजिकल ब्रांचेस नहीं होते। एंड ए फोकस ऑन फाइनेंशियल लिटरेसी। और जो 21 से 2021 से 2025 के बीच जो हमारा डेवलपमेंट हुआ था वो था डिजिटल बैंकिंग का एक्सपांड हुआ है। इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू बैंक्स, जिनका कोई फिजिकल बैंक नहीं है। ठीक है, फिजिकल कोई ब्रांच नहीं होता, वो न्यू बैंक का इंट्रोडक्शन हुआ है। और रिसेंटली, और फोकस ऑन फाइनेंशियल लिटरेसी। फाइनेंशियल लिटरेसी के ऊपर बहुत ध्यान, इवन आप जो ये सब पढ़े ना वो भी आपको फाइनेंशियल लिटरेट करा रहा है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। और क्या है हमारे पास, शॉर्ट डिटेल अबाउट NPCI। ये एक शॉर्ट डिटेल है NPCI के। वैसे तो किसका क्लास आगे हम बहुत अच्छे से करेंगे, लेकिन ये वीडियो अगर मैं NPCI के बारे में बताता तो ये वीडियो 1 घंटा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हम छोटे छोटे क्लास में सब चीज़ों को कवर करते हैं। तो NPCI के बारे में छोटा सा धीरे बोल देता हूँ।
तो द NPCI वाज एस्टैब्लिश December 2008। अभी हम पढ़ के आए हैं इसको, ठीक है। कौन एस्टेब्लिश किया था? RBI और IBI एस्टेब्लिश कर रहे थे दोनों मिलके। NPCI हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी, ठीक है, अंडर कंपनीज एक्ट 2013। कंपनीज एक्ट का किसके अंदर? 2013 के अंदर ये नॉन प्रॉफिट कंपनी है, ठीक है। प्रेजेंटली NPCI इज प्रोमोटेड बाय मेजर प्रोमोटर बैंक्स, ठीक है। NPCI को प्रोमोट कौन कर रहा है? 10 मेजर प्रोमोटर बैंक्स, 10 बड़े बैंक NPCI को प्रोमोट कर रहे हैं, ठीक है। अगर जो NPCI चल रहा है ना, उसके लिए सब इनके हेल्प से चल रहा है। जो मेजर बैंक्स है इनके हेल्प से चल रहा है ये। तो कौन कौन से बैंक हैं? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, कानाडा, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, ICICI, HDFC, सिटी बैंक एंड HSBC। ये जो 10 बैंक है ये हेल्प कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं किसको? NPCI को। इतना आपको समझ में आ गया? कुछ प्रोडक्ट हैं NPCI के जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, इतना आप हमको सिर्फ जान लेना चाहिए। नेशनल कॉमन मोबिलिटी NCMC, ठीक है, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड। और एक भारत इंटरफेस फॉर मनी और UPI यूनाइटेड पेमेंट इंटरफेस, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, भारत बिल पेमेंट सिस्टम BBPS। आप किसी वेबसाइट में पेमेंट जब करते हैं ना, ये आता है। कभी IBPS का कोई फॉर्म भरा तो ये भी आ जाता है। और IMPS इमीडिएट पेमेंट सिस्टम, ये सब NPCI के प्रोडक्ट है, ठीक है। इन सभी चीज़ों के बारे में एक एक बाद एक हम पढ़ेंगे जब डिटेल में NPCI पूरा हम क्लास लेंगे, ठीक है। तो इसी क्लास में इतना ही। अगर चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि वरना हमारा जो वीडियो है आपको वो रिकमेंड नहीं करेगा, ठीक है। कौन? YouTube आपको रिकमेंड नहीं करेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं करे हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो आगे हम और भी 30-35 क्लास लाएंगे ना, पूरा फाइनेंशियल लिटरेसी के ऊपर। ये सब भी चीज़ें कवर करेगा आपका बैंकिंग का नॉलेज। और जो कोई भी बैंकिंग का एग्जाम्स दे रहा है उनको कम्प्लीटली हेल्प करेगा ये सभी क्लासेस, ठीक है। अभी के लिए रुकते हैं। आप सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।